ऐसी कौन सी चीजें हैं जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो पेपर लिखने के लिए, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन हो या कोई भी एग्जामिनेशन हो, एग्जाम लिखने से पहले, क्वेश्चन पेपर हाथ में आने के बाद और एग्जाम लिखते वक्त और एग्जाम लिखने के बाद, ऐसी कौन सी चीजें जो आप कर सकते हो जिसके थ्रू आपके 30% तक मार्क्स बढ़ सकते हैं और यह कहना सही होगा कि बच सकते हैं। तो अगर आज आप इन चीजों के बारे में जानना चाहते हो इस छोटे से 10 मिनट के वीडियो में, तो वेलकम टू दिस सेशन गाइस। दिस अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ इज्जत वेदांत। तो कैसी चल रही बच्चों जिंदगी? तो इस 10 मिनट के सेशन में आज हम सीखेंगे कुछ ऐसा जो आपके 30% मार्क्स बचा कर जाएगा। ठीक है, तो विदाउट स्पेंडिंग एनी टाइम लेट्स गेट इट स्टार्टेड। लेकिन अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि ऐसे अमेजिंग वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलते रहेंगे। एंड प्लीज मेक श्योर टू प्रेस द बेल आइकन टू टर्न ऑन ऑल द नोटिफिकेशंस। और आपके इस वीडियो के बारे में क्या राय है जरूर बता के जाना कमेंट सेक्शन में। चलिए फिर शुरू करते हैं भाई साहब। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, कर दिया हमने। तो बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम क्या करनी है, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको मेक श्योर करनी है कि भाई एग्जाम स्टार्ट होने से पहले क्या करें, है ना? एग्जाम स्टार्ट होने से पहले क्या करना है सर? दोस्तों से बातचीत करनी कि भाई क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर आएगा और देखते हैं क्या करना है। देखो, याद रखो और इस बात को समझो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, आपका बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होता है 10:30 को, ठीक है, और चलेगी 12:30 तक हर एक सब्जेक्ट के लिए। आप लोगों को अपने अपने एग्जामिनेशन रूम के अंदर बैठा दिया जाएगा बिफोर 10 o'clock। 10 o'clock के अंदर आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होकर आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने रोल नंबर वाले टेबल पे बैठ जाओगे। एग्जैक्टली एट 10:15 आपको आपका बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा। अब 10:15 टू 10:30 होता है रीडिंग टाइम, और ये रीडिंग टाइम मेरे बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये रीडिंग टाइम डिफाइन करने वाला है कि आपका पूरा का पूरा पेपर कैसे जाने वाला है। आप सोचोगे सर ऐसे कैसे? पेपर में जो तो हम लिखेंगे उससे पता चलेगा ना कि पेपर कैसे जाने वाला है। नहीं, ये रीडिंग टाइम डिसाइड करता है। क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। आपके साथ कभी ये हुआ है कि आपने पहला सवाल पढ़ा और पहला सवाल पढ़ के ही ऐसा लगा कि भाई ये क्या है, उसके बाद वो बाकी पूरा पेपर करने का कॉन्फिडेंस ही टूट जाता है। लेकिन वहीं पे जब पहला सवाल इजी होता है तो फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि हाँ ये तो पता है, आगे बढ़ते हैं। ये हुआ है। तीसरा एक और बताता हूं। पहला सवाल इजी कर लेंगे, दूसरा सवाल इजी कर लेंगे, तीसरा सवाल थोड़ा हार्ड निकला, अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डिसबैलेंस हो गया, क्या कर सकते हैं? हुआ है ये सब। ये कॉन्फिडेंस जो बिगड़ता है वो रीडिंग टाइम में बिगड़ता है, और इसी वजह से इस रीडिंग टाइम का इंपॉर्टेंस उतना ही है। चलो मैं समझाता हूं आपको कि कैसे करना होता है, ठीक है, इस चीज को। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि आप एक्सपेक्ट करके जाओ कि बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आप सोचोगे तो कर लोगे, दिमाग लगाओ तो कर लोगे, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो आपको बिल्कुल आते होंगे, आप आराम से कर लोगे। ये आप एक्सपेक्ट करके जाओ। जब एक्सपेक्टेशन ही ये होगी ना, तो फिर आपका दिल नहीं टूटेगा, आपका कॉन्फिडेंस भी बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि आप एक्सपेक्ट करके गए थे हाँ भाई कुछ सवाल होंगे जो मेरे को नहीं आता है, जो मेरे को शायद थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। जब हर एक बच्चा ये एक्सपेक्ट कर जाता है भाई जो है वही आएगा, नहीं, फिर कॉन्फिडेंस की उड़ जाएंगे सब। समझ में आ रही है बात? तो मेक श्योर कि यू एक्सपेक्ट, यू क्रिएट एन एक्सपेक्टेशन कि भाई ये होने वाला है, ठीक है, क्रिएट दैट एक्सपेक्टेशन। बच्चे भी यही बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, बच्चे भी यही बोलते हैं जो पेपर देख कर आते हैं। अब दूसरी बात, जैसे ही आपने क्वेश्चन पेपर पढ़ना शुरू किया विद दिस एक्सपेक्टेशन, कुछ सवाल जैसे मैंने कुछ ऐसे होंगे जो आपको आता है, उस सवाल के सामने बस एक डॉट डाल देना। क्या डाल देना भाई? एक डॉट डाल देना, क्योंकि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर में कोई भी मार्किंग करने से इन्विजिलेटर्स मना करते हैं, इसलिए आप बस पेंसिल से एक डॉट डाल दीजिएगा। वो करना बहुत जरूरी है ताकि आपको याद रहे कि भाई ये सवाल मेरे को आते थे, ठीक है। फिर आपके पेपर में मल्टीपल सेक्शंस होंगे, सेक्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा और ई होगा। फिर आप देखना कि भाई कौन से सेक्शन में सबसे ज्यादा सवालों के जवाब मेरे को आते हैं, उस सेक्शन को अटेम्प्ट करिएगा पहले, ठीक है। बेकार का सेक्शन जो आपको नहीं आता है ज्यादा, उस सेक्शन को अटेम्प्ट ना करिएगा। तो आइडियली होता क्या है ना, जब बच्चा रीड करता है तो आइडियली ये होता है कि सेक्शन ई, सेक्शन ई, सेक्शन डी, सेक्शन सी, बी और ए, बच्चा हमेशा, अगर दिमाग वाला बच्चा है तो हमेशा ऐसे अटेंड करता है। वो क्यों? क्योंकि सेक्शन ई केस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होता है। सेक्शन डी 5 मार्क के सवाल होते हैं जो अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। सी और बी में थोड़ा बहुत घुमा फिराई होती है, सेक्शन में बहुत घुमाई फिराई होती है। और सेक्शन ए में अगर चला भी जाएगा, कुछ क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो भाई वो एक एक मार्क्स छूटेंगे तो चलता है, ठीक है। तो उस
आइडियोलॉजी से, उस क्या कहते हैं आइडिया से बच्चे ऐसे फॉलो करते हैं। लेकिन मैं कहूंगा आपको, मैं भी यही सच करूंगा कि पहले आप ऐसे ही करना। लेकिन अगर आपका कोई ऐसा लगता है कि भाई सेक्शन सी आपको सबसे ज्यादा सवाल के जवाब पता है सेक्शन ई से भी, तो आप सेक्शन सी पहले करना, ठीक है, आराम से, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। बस इतना याद रखिए कि अगर आपने सेक्शन सी शुरू किया है तो सेक्शन सी होते हैं 3 मार्क्स के, जो आते हैं 7 सवाल के। तो 7 सवाल आप सातों के सातों आप सेक्शन सी के पहले करिए, उसके बाद कोई और सेक्शन में जाइए। सेक्शंस के बीच में घुमाई फिराई ना करिए कि सेक्शन सी का 2 सवाल किया फिर सेक्शन बी डाल दिया फिर सेक्शन सी डाल दिया, वो घुमाई फिराई ना करिए, वो सही नहीं होता है, ठीक है। सेक्शन सी लिखा, 7 सवाल कर दिया। अब अगर मान सकते कि भाई उसमें सातों के सातों नहीं आते हैं, 2 सवाल नहीं आते हैं, 5 आते हैं, तो उन 2 सवालों के लिए आप जगह छोड़ दीजिएगा, काफी है भाई, ठीक है। ये करना बहुत जरूरी है। अब सबसे एंड चीज रीडिंग टाइम में ये करना बहुत जरूरी है कि भाई जो सवाल नहीं आते हैं मुझे उनके बारे में सोचना। देखो 15 मिनट का वक्त है आपके पास। जो सवाल आते हैं उनको तो आप देख के पता कर लो कि भाई आता है, जो सवाल नहीं आते उनके बारे में आप सोचेगा, एक दिमाग लगाइए कि भाई कहां से क्या हुआ था, कब क्या आया था, इससे रिलेटेड क्या है टॉपिक, वो सब आप सोचेगा। तो प्लीज लीव आउट सम थिंकिंग टाइम फॉर दिस थिंग एज वेल। क्यों देखो यार, पेपर बहुत लंबा होगा। देयर आर गोइंग टू बी 39 क्वेश्चंस। 39 क्वेश्चंस को पढ़ते पढ़ते 15 मिनट बीत जाता है, तो थोड़ा सा पढ़ने में तेजी बरकरार करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली पढ़िएगा भी, तो आपको वो एक्यूरेसी और प्रिसीशन दोनों लाना पड़ेगा क्वेश्चन को पढ़ने के लिए। कभी सोचा था कि भाई क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए इतने सारा दिमाग लगता है? बिल्कुल लगता है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एंड में चौथी चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट ये करनी है, टू काम योरसेल्फ। देखो कुछ सवाल ऐसे जरूर होंगे जैसा आप एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि भाई साहब जो नहीं आते होंगे आपको, उसके लिए आपको अपने आप को काम करना पड़ेगा। यू हैव टू काम डाउन, ये सेइंग दैट कि भाई ठीक है 39 क्वेश्चंस इस क्वेश्चन पेपर में, जिसमें मेरे को 5 सवाल नहीं आते, लेकिन 34 क्वेश्चंस आई नो, ठीक है। उस 34 क्वेश्चन को मैं पहले करूंगा या करूंगी, फिर 5 सवालों को मैं पूरा ध्यान देके फॉलो करूंगा इस चीज को, ठीक है। तो ये होना चाहिए आपके बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन, ये प्रोसेस होनी चाहिए, सो दैट यू हैव अ क्लियर कट आइडिया कि मेरे को एग्जाम पेपर करना क्या है। अगर ये मेंटल क्लैरिटी आपके दिमाग में होगी ना, तो फिर आपको कोई भी मार्क्स कटेंगे नहीं आपके, ठीक है बेटा। तो ये हो गया बिफोर स्टार्टिंग द एग्जामिनेशन। अगर आपको पता था कि सर इतनी चीजें करनी होती है और ये सही डायरेक्शन है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अब आगे बात करते हैं कि भाई आपका एग्जामिनेशन एक बार शुरू हो जाए तो हम क्या करें, ठीक है। शुरू हो जाने के बाद चीजें बहुत सिंपल है, जो जवाब आपको आते होंगे आप लिखोगे, और जो जवाब नहीं आते होंगे नहीं लिखोगे। लेकिन इतना जरूर केयरफुल रहिएगा कि भाई आप 3 घंटे को पूरा इस्तेमाल करें। बहुत सारे बच्चे 2 घंटे में जितना आता उतना लेके निकल जाते हैं, नहीं, 3 घंटे को पूरा इस्तेमाल करें। जहां जहां पे जितना सोचें उतना सोचें, वक्त बर्बाद ना करें, लेकिन 3 घंटे को पूरा इस्तेमाल करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अटेम्प्ट ऑल दी क्वेश्चंस, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। देखो बायो में, स्पेशली बायो में ऐसे बहुत सारे सवाल होते हैं जहां पर बच्चे कुछ भी लिख देते हैं, रिलेटेबल कीवर्ड्स के साथ आपको मार्क्स मिल जाते हैं। इनफैक्ट हमने पिछले साल भी इस चीज को देखा था, और अमृत सर भी इस बात को बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं पुश करके कहते हैं कि भाई अटेम्प्ट करना सारे सवालों को, स्टेप मार्किंग होती है, ठीक है। तो अटेम्प्ट कर दोगे तो भाई बहुत अच्छा आपके हो सकता है कि एडिशनल मार्क्स मिल सकते हैं आपको, ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं आपको, या तो कोई भी कीवर्ड आपने ऐसा लिख दिया जो रिलेटेबल हो सवाल के साथ, उसके लिए भी आपको मार्क्स मिल सकते हैं। तो आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, और आधा मार्क्स बढ़ने का मतलब होता है 1 मार्क्स बढ़ जाना, है ना। 79.5 80 होता है, समझ रहे हो बात को। तो मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट जरूर कर देगो, और उसके साथ साथ पेपर को ऐसा लिखे कि भाई ऐसा ना लगे कि भाई पेपर आपका देखकर ऐसा ना लगे कि उसको बस मोड़कर मूंगफली खा लिया जाए उसमें, बस ऐसा ना लगे। खूबसूरत हैंडराइटिंग की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, लेकिन पढ़ने लायक हैंडराइटिंग होना जरूरी है, ठीक है बेटा। फॉर एग्जाम्पल देखो, जब मैं सुंदर लिखता हूं ना तो मैं ऐसे लिखता हूं, जब मुझे सुंदर से लिखना होता है तो देखो वक्त लग रहा है मेरे को लिखने में, जब सुंदर लिखना होता है मेरे को। जब मुझे तेज लिखना होता है तो मैं ऐसे लिखता हूं। तो ये दोनों की जरूरत नहीं है, यहां पे अभिषेक समझ में आता है, यहां पे समझ नहीं आता, इसके दोनों के बीच में आना है आपको, है ना, इसके दोनों के बीच में आना है। दिस ऑल्सो मेक सेंस, समझ में आ रही है बात आपको, है ना। तो आपकी हैंडराइटिंग बहुत सुंदर हो तो वक्त लगेगा, बहुत बेकार हो तो पढ़ने लायक नहीं होगा, बीच में आपको स्ट्राइक करना है, ठीक है। और दूसरी बात, जैसे मैंने कहा स्टेप मार्किंग होती है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इस साल का सीबीएसई का जो सैंपल पेपर है उसको डाउनलोड करिए, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है डाउनलोड करिए, उनके साथ साथ उनके मार्किंग स्कीम्स भी डाउनलोड करने के लिए दिए हैं सीबीएसई वालों ने। अब मार्किंग स्कीम में जाकर देखिए कि हर सवाल में किन किन स्टेप पे क्या क्या मार्क्स है। आपको दिखेगा कि भाई ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए 2 मार्क्स है, डायग्राम के लिए 1 मार्क है, अच्छा, ये एंगल मेंशन करने के लिए 1 मार्क है, अच्छा ओके, डिफाइन करने के लिए 1 मार्क है, ऐसे आपको क्लियरली दिखेगा उसमें।
तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा स्टेप मार्किंग में ऐसे मार्क्स मिलने चाहिए। तो जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में सवाल करोगे तो आपको लगेगा कि भाई देखो ये मैं लिख देता हूँ, इसके लिए मेरे को 1 मार्क तो मिलेगा, ये मेरे को नहीं आता, छोड़ देता हूँ, आधा मार्क्स का है, हाँ उसके साथ वाले ये कर लेता हूँ, उसके लिए 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपको एक आइडिया लगेगा, ठीक है। जो सवाल नहीं आते हैं उनमें कोई ना कोई एक पार्ट तो आपका आता होगा ना, वही मैं कह रहा हूँ, मार्क्स बच जाएंगे आपके, ठीक है। अब ये हो गई बात आपकी एग्जामिनेशन शुरू करने के बाद क्या करना होता है। अब जब आपका पेपर लिखना हो गया, एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, इससे मेरे बहुत मार्क्स बचे हैं। हर एग्जामिनेशन में कम से कम 4 से 5 मार्क्स मेरे इसी के थ्रू बच जाते थे, और वो था पेपर को चेक करना एग्जामिनेशन के बाद। क्या आपका ऐसे कभी मार्क्स बचा हुआ है जब आप पेपर चेक करते हो दिखती है कि भाई इतनी गलतियां कर ली मैंने, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स बचे हुए हैं, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। तो आपका पेपर लिख लेने के बाद जो सवाल आते थे सारे कर लेने के बाद, जो सवाल नहीं आते थे उनको करना, वक्त बचा के रखना, और उसके बाद प्लीज मेक श्योर करें कि भाई 5 से 10 मिनट का वक्त आप बचा के रखें पेपर को चेक करने के लिए। पेपर चेक नहीं करोगे, ऐसे बहुत सारे सिली मिस्टेक्स होंगे जो आपके पहली बार आंखों में नहीं आएंगे। आप इनको सही से करना, क्वेश्चन नंबर्स को क्वेश्चन के जवाबों के साथ मैच करना, देखना कि भाई सब जगह डायग्राम बना है कि नहीं, देखना कि कहीं ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। ये सारी चीजें आप देखिएगा जरूर, इससे कम से कम 4 से 5 मार्क्स आपके बचेंगे। तो ये थे बच्चों कुछ ऐसी चीजें जो आपको एग्जामिनेशन हॉल में करनी चाहिए कम से कम 30% ऑफ मार्क्स को बढ़ाने के लिए। आई होप यू गाइस एग्री विथ मी ऑन दिस। अगर करते हो तो अपना एक्सपीरियंस अपने कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड शेयर दिस वीडियो सो दैट दिस लव कैन गो एवरीवेयर अमॉन्ग यू, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। दिस अभिषेक साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थंडर हाई फाइव, चलो पीस पीपल।